अस्सलाम वालेकुम जी। खालिद क्यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। एक नज़र डालते हैं अखबारात की हेडलाइन पर। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की नवाज शरीफ की वतन वापसी पर टिकट की ऑफर और राना शमीम के मुतनाज़ा बयान हल्फी पर वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन के बयान को आज के तमाम कौमी अखबारात में नुमाया तौर पर शाया किया गया है। रोजनामा जंग ने वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात के बयान को सुर्खी की जीनत बनाया। साबित हो गया, राना शमीम ने नवाज शरीफ के सामने बयान हल्फी दिया, चौधरी फवाद हुसैन। रोजनामा एक्सप्रेस ने भी वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात के बयान को सुर्खी के तौर पर लिया। राना शमीम का मुतनाज़ा बयान हल्फी, शरीफ खानदान फिर से सिसिलियन माफिया साबित, वजीर इत्तलात और नशरियात। रोजनामा पाकिस्तान की सुर्खी के अल्फाज हैं, इमरान खान के सर से किसी का हाथ नहीं हटा, शेख रशीद। रोजनामा नई बात ने भी इसी खबर को अहमियत दी। नवाज आए 24 घंटे में वीजा टिकट मुफ्त, शेख रशीद की पेशकश। रोजनामा दुनिया ने इसी खबर के लिए इन अल्फाज का चुनाव किया। नवाज शरीफ वापस आए, टिकट वीजा देंगे, शेख रशीद। शरीफ फैमिली फिर से सिसिलियन माफिया साबित, चौधरी फवाद हुसैन। इंग्लिश अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की लीड स्टोरी है, गवर्नमेंट सेंश्योर्स शरीफ्स ओवर डैमिंग एक्सपोज। डॉन अखबार की टॉप स्टोरी है, पीटीआई लैशेस आउट एट शरीफ्स ओवर शमीम्स एफिडेविट। डेली टाइम्स की मेन स्टोरी है, पीटीआई स्लैम्स शरीफ्स आफ्टर फ्रेश एक्सपोज। द नेशन की हेडलाइन स्टोरी है, फेडरल मिनिस्टर्स कंटिन्यू अटैकिंग एफिडेविट साइंड इन नवाज ऑफिस। द न्यूज ने वफाकी वजीर दाखिला के बयान को फ्रंट पेज पे कवरेज दी। वी आर स्टिल नॉट डेजर्टेड शेख रशीद। ये थी जी आज के हेडलाइंस और अखबारात की अहम सुर्खियाँ। अब एक नज़र डालते हैं रनडाउन पे। साबित हो गया, राना शमीम ने नवाज शरीफ के सामने बयान हल्फी दिया, चौधरी फवाद हुसैन। नवाज शरीफ ड्रामा करके बाहर गए, वापस आए, टिकट दूंगा, शेख रशीद की पेशकश। पीटीआई की नई तंजीम साजी, क्या मतलूबा नताइज बरामद हो सकेंगे? और आज का रोजनामा डान का इदारिया भी पीटीआई रिकॉग्नाइजेशन रीऑर्गेनाइजेशन इसी हवाले से है। बेनजीर भुट्टो शहीद की आज बरसी मनाई जाएगी। टॉप ट्रेंड भी ब्लैक डे के हवाले से है, मोहतरमा की शहादत के हवाले से टॉप ट्रेंड है। मिनी बजट की मंजूरी हुकूमत के लिए नया चैलेंज। रोजनामा दुनिया में डॉक्टर हसन अस्करी का कालम भी शामिल है, ओआईसी कॉन्फ्रेंस और अफगानिस्तान। आज शफीक साहब की तबीयत नासाज है और वो आए नहीं, हम उनके लिए सेहत की दुआ करते हैं। और आज वैसे ही मुझे सूनापन लग रहा है शफीक साहब के ना होने से। और खालिद साहब आज शफीक साहब की जगह खामोशी जो है लगता है बहुत काफ़ी आज हाँ तारी है, क्योंकि शफीक साहब ज़ाहिर है उनकी वजह से रौनक भी होती है और उनका तो कंट्रीब्यूशन भी बहुत होता है। अच्छा, वैसे भी वो एक केमिस्ट्री बन जाती है ना जब हाँ। किसी चीज़ की तो फिर वो एक एलिमेंट भी उसका वो मिसिंग हो तो फिर वो ज़रा थोड़ा सा टाइम लगता है। दिलचस्पी से बताते थे ना, ये खबर भी पकड़े, ये खबर भी पकड़े। आपने रन डाउन तो दे दिया जी सर। तो आगाज़ से पहले जो एक वाक़या लाहौर प्रेस क्लब में रूनमा हुआ है और जो पाकिस्तान की कौमी सियासत के जो मसाइल हैं इलेक्शन के हवाले से, उसके असरात हमारे लाहौर प्रेस क्लब पर भी जो है वो पड़ गए हैं और वहाँ पर तनाज़ा पैदा हो गया है गिनती के दौरान। और गिनती का जो अमल है उसको रोक दिया गया है और अब कल 4 बजे दोपहर को तमाम जो ग्रुप्स हैं, 4 ग्रुप्स हिस्सा ले रहे हैं, स्टेक होल्डर उनके जो सदर सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं सलमान साहब, उनके साथ जो इलेक्शन कमेटी है उसने एक मीटिंग रखी है जिसमें तजावीज़ ली जाएंगी कि आया दोबारा गिनती की तरफ जाना है या रीपोल की तरफ जाना है। और मैंने तो 30 साल से हम देख रहे हैं पहली बार ऐसा जो है सूरत हाल प्रेस क्लब के इलेक्शन में बड़ी बदकिस्मती है कि नताइज जो है ना वो कबूल ना करने की जो रवायत है वो अब प्रेस क्लब तक भी पहुंच चुकी है। हमने तो तजवीज़ दी थी कि आप प्रेस क्लब का इलेक्शन भी जो है वो ईवीएम पर करवाने, कहा भी गया था बकायदा, उसके लिए पेशरफ्त भी की गई, लेकिन वो शायद उस पर मुमकिन नहीं हो सका। बहरहाल ये कि जो भी हो मैं समझता हूँ कि जल्द हो जाना चाहिए और
बजाय इसके कि हमारा भी बनना चाहिए। नहीं, हम प्रेस क्लब के राणा साहब जो इलेक्शन होते थे उनको हम एक मिसाल के तौर पर हम पेश कर, जैसे लाहौर हाई कोर्ट बार के इलेक्शन होते हैं, उसी तरह अपने टाइम पर बर वक्त जो है वो हर साल जो है जमहूरी अमल जो है उससे हम गुजरते थे। तो ऐसा तो कभी हमने नहीं देखा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी नोट की कि जो वोट होता है वो हर बंदे का ज़ाती ज़मीर का फ़ैसला होता है, लेकिन मैंने ये पिछले कुछ 2-3 सालों से ट्रेंड देख रहा हूँ कि जो मीडिया ग्रुप्स हैं मालकान, वो अपने वर्कर्स को मजबूर करते हैं कि सिर्फ उनके बंदे को वोट दिया जाए और बाहर के नहीं। यहाँ तक भी मैंने देखा है कि कैंपेन के लिए जो ग्रुप्स आते हैं उनको भी रोक दिया जाता है कि आपने नहीं आना, हमारा जो बंदा है बस वही करेगा। तो ये खालिद साहब आप समझते हैं कि ये कोई जमहूरी अमल है? ये कतन जमहूरी अमल नहीं है। मैं तो जिस अदारे में जहाँ हम काम करते हैं, सलमान भी वहाँ कॉलम लिखते हैं, तो एक्सप्रेस ग्रुप के अंदर वहाँ से तो कोई उम्मीदवार, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं, कोई वहाँ पर इस तरह की दड़ेबंदी और ग्रुप बंदी नहीं। वहाँ से कोई उम्मीदवार भी, इतना बड़ा अदारा है, वहाँ से तो कोई इलेक्शन भी नहीं लड़ रहा था। एक बंदा मुझे कल मिला कि मैं गवर्निंग बॉडी पर उम्मीदवार हूँ, वहाँ सिर्फ एक ही जो है वो बंदा वैसे लड़ रहा था, बाकी तो कोई बड़ी सीट पर इलेक्शन भी। वैसे इस ट्रेंड की भी मेरा ख्याल है थोड़ी सी वो होनी चाहिए कि अगर मीडिया हाउसेस ये तय करके दें अपने वर्कर्स को कि आपने यहाँ वोट डालना है, तो फिर इलेक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए कि जिस मीडिया हाउसेस का वोट ज़्यादा है उसको कहा जाए कि आपका सेक्रेटरी हो गया, दूसरे का जनरल सेक्रेटरी, फिर ये इलेक्शन तो ना रहा। एक और भी चीज़ है सर कि जो इश्यूज है ना जर्नलिस्टों के, वो डोमिनेंट नहीं होते। धड़ेबंदी जो है ना वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट होगी। जो 4 ग्रुप बने उसमें लगता ये था कि जैसे धड़ेबंदी की सियासत जो है वो ज्यादा डोमिनेंट हो गई है, और जो रियल इश्यूज हैं जर्नलिज्म के, जर्नलिस्टों के, वो उस इलेक्टोरल एजेंडे के अंदर आते नहीं है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये देख रहा हूँ बहुत धड़ेबंदी का कॉन्टेक्स्ट हो गया थी। लेकिन अगर आप देखें कि हमारे जो 2 सिलेक्शन लड़ रहे थे, खास तौर पर देखे प्रेसिडेंट के जावेद फरूकी थे, बाबर डोगर, आजम चौधरी, ये सारे बड़े प्रोफेशनल जर्नलिस्ट और बड़े आपस में सबकी बड़ी दोस्तियां भी हैं, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, कोई आपस में कभी वो मसला नहीं रहा, और इनकी कंट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छी है प्रेस क्लब के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली धड़ेबंदी की पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करती जा रही है। और दूसरी चीज एक ये कि फिर मैं अपने प्रोग्राम की तरफ चलता हूँ कि जो ग्रुप्स हैं वो जब अपने कैंडिडेट का इंतखाब करते हैं तो सदर और जनरल सेक्रेटरी तो प्रोमिनेंट लोग होते हैं, उसके अलावा जो इंतखाब होता है वो किसी परफॉर्मेंस, प्रोफेशनल करैक्टर की वजह से नहीं होता, बल्कि ये देखा जाता है कि इसका धड़ा कितना मजबूत है, कितने वोट लेके आएगा, और बहुत सारी चीज़ें भी इसमें काम कर रही होती हैं। चलें जी अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ, और ये रिपोर्ट जो है चौधरी फवाद हुसैन साहब के गुफ्तगू के ऊपर है। कल उन्होंने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जनाब राना शमीम साहब ने जो बयान हल्फी दिया वो तो नवाज शरीफ साहब के घर में बैठ के उनकी मौजूदगी में दिया, और जो क्या कहते हैं वो ओथ कमिश्नर है वहाँ जिसने इसे टेस्ट किया वो भी जो है वो ये कह रहे हैं, ओथ जो चार्ल्स कथरी साहब हैं वो कहते हैं कि मैंने वहीं जाके इसकी अटेस्टेशन की थी। तो रिपोर्ट एक देखते हैं फिर उस पर बात करते हैं। राना शमीम के मुतनाज़ा बयान हल्फी पर वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जज राना शमीम ने हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने न्यूट्राइज करवाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर रद्द-ए-अमल देते हुए एक अखबारी तराशा शेयर किया और इसके साथ एक कैप्शन भी लिखा। वफाकी वज़ीर ने लिखा कि राना शमीम ने हल्फनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में उनके सामने न्यूट्राइज करवाया। नए इंकिशाफ ने एक बार फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित किया। चौधरी फवाद हुसैन का मजीद कहना था, इससे साबित होता है कि शरीफ खानदान कैसे माफिया की तरह अदालतों, इदारों को ब्लैकमेल करने की सलाहियत रखते हैं। ये थी जी रिपोर्ट। और खालिद साहब, सलमान साहब, फवाद साहब की जो कल का बयान है और वो उन्होंने कल एक्सप्रेस ट्रिब्यून की महल स्टोरी थी जो शेयर की अपने ट्वीट के अंदर, तो ये तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई। देखिए मेरे लिए तो कोई ये अनहोनी बात नहीं है। खालिद कीयूं को भी पता है, आपको भी पता है कि जो शरीफ फैमिली की पॉलिटिक्स है उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो वो इसी तरह की एक साजिशी पॉलिटिक्स के साथ आपको नजर आता है। आपको याद है वो कतरी खत जो पेश किया गया था उसका क्या ड्रामा निकला और कितना सुबकी हुई PMLN की पॉलिटिक्स को और शरीफ फैमिली की पॉलिटिक्स को। अब ये देखिए ये जो सारा राना शमीम वाला मामला था बुनियादी तौर पे ये खेल
एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत खेला गया था, जिसका मकसद ये था कि अदलिया पे दबाव डाला जाए, इदारों पे दबाव डाल के अपनी मर्जी के नतीजे निकाले जाए। और जिस किस्म की प्रोसीडिंग शुरू हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो आपने देखा कि राना शमीम साहब के बयानात का जो अंदाज था वो जाहिर कर रहा था कि उनके पास कुछ नहीं है। और ख़ास तौर पे कभी वो किस पे डालते थे, कभी कहते थे मैंने तो अंसार अब्बासी को इंटरव्यू नहीं दिया, ये कैसे आ गया, ये तो लॉकर में था, ये तो मेरी बीवी की ख्वाहिश थी, ये तो मेरे पोते की ख्वाहिश थी, पता नहीं क्या क्या कुछ कहते रहे। तो जाहिर कर रहा था कि इसकी सेहत जो है वो मुतासिर है। अब ये जो कल का बयान है, इसके बाद तो फिर वाजे हो गया ना कि ये बयान जो दिया गया ये एक मुनज़्ज़म खेल का हिस्सा है। और इसीलिए पनामा केस में जब सिसिलियन माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था ना, इसी कॉन्टेक्स्ट में था कि ये किस तरीके से इदारों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं और इदारों को बदनाम कर पे उन पर दबाव डाल के अपनी मर्जी का एजेंडा जो है वो उन पर मुसल्लत करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो बात फवाद चौधरी साहब ने की है, बिल्कुल ठीक बात की है कि अब ये और ज़्यादा एक्सपोज हो गया, और ज़्यादा समझ आ रही है कि ये लोग किस तरीके से ऑपरेट होते हैं और किस तरह से जजेस को, किस तरह से एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, किस तरह से मीडिया के लोगों को, किस तरह से ब्यूरोक्रेट्स को अपने जाती मफादात के लिए, अपने खानदानी मफादात के लिए इस्तेमाल करके इदारों पे दबाव डालकर अपनी मर्जी का जब नतीजा निकालने की कोशिश करते हैं तो फिर यही होता है। और अब आप देखिए कि कितनी सुक्की का सामना होगा अगर ये बात मान ली जाए कि ये वहीं पर बैठ के ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं उसको अटेस्ट किया गया है। तो इसका मतलब है कि एक मुनज़्ज़म खेल था, प्लानिंग के साथ, एक मनसूबाबंदी के तहत, ताकि हम इदारों पर दबाव डालें और अपनी मर्जी का नतीजा निकालें। बिल्कुल ठीक है। खालिद साहब, जो बात सलमान कर रहे हैं, लेकिन वो तो एक्सपोज हो गया, इसका मतलब है अभी अनाड़ी हैं, वो पूरी तरह गेम डाल नहीं पाते। देखिए राणा साहब, नून लीग की एक तारीख है, ख़ास तौर पर शरीफ फैमिली की, कि किस तरह जो है दस्तावेज़ात जो हैं उनकी फैब्रिकेशन जो है अब वो की जाती है। जिस तरह कतरी ख़त की बात जो है वो सलमान कर रहे थे, इसी तरह माजी में जब सैफुर रहमान एहतसाब ब्यूरो के सरबराह थे तो उस वक्त भी जो है कई जो केसेस थे बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ और हत्ता कि आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़, तो उस वक्त भी ऐसी फैब्रिकेशन की गई कि आज तक फिर जो फ़ोटो कापियाँ वहाँ जमा की गई, केसेस के अंदर लगाई गई, आज तक उनके जो सबूत हैं, प्रूफ हैं, अब वो देने में नाकाम रहे क्योंकि उसमें ज़्यादातर फैब्रिकेशन थी। और इसी तरह अदारों को अपने मफादात के लिए, ख़ास तौर पर अदलिया को माजी में मफादात के लिए इस्तेमाल करने की भी नून लीग की एक बड़ी तारीख है, जो जस्टिस मलक कयूम से शुरू होती है और कोयटा बेंच तक वहाँ तक जाती है कि किस तरह अदालतों से अपनी मर्जी के फैसले लिए जाते रहे हैं। और शरीफ फैमिली को हमेशा अदालतों से रिलीफ मिलता रहा है। ये कोई पहली कोशिश नहीं हो रही कि अदलिया को दबाव में लाकर रिलीफ लेने की, इससे पहले उनकी ये कोशिशें इस हवाले से हमेशा कामयाब रही हैं। और देखिए कि कैसा स्क्रिप्ट के साथ जो है वो चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं कि जस्टिस साकिब नसार की जो ऑडियो पहले जो है वो सामने लाई गई, फिर हलफनामा जो है जस्टिस राना शमीम का लाया गया, फिर जो लाहौर के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई आसमा जहांगीर फाउंडेशन के ज़ेरे इंतज़ाम, उस कॉन्फ्रेंस को किस तरह जो है अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई और किस तरह अदारों को दबाव में लाने की जो है सलमान साहब कोशिश जो है अब वो की गई। और अब फिर उसी अदारे, जिस अदारे ने ये कॉन्फ्रेंस करवाई, उस अदारे की तरफ से, उसके सरबराह की तरफ से भी अब इतलात आ रही हैं कि एक बड़ी जो रिट पिटीशन है वो नवाज शरीफ साहब की नहली के खात्मे के लिए तैयार करवाई जा रही है। और हर तरह का जो अगर आप देखें तो अदारों को हमेशा शरीफ फैमिली ने और नून लीग की क़यादत ने इस्तेमाल किया। ये जो बात अभी खालिद कयूम कर रहे हैं, इस सारे मामले में बुनियादी टारगेट जो है ना, जो पीएमएलएन की स्ट्रेटेजी थी वो थी मीडिया का महाज। यानी इस सारे खेल को मीडिया के महाज पे लेके जाना, कानूनी महाज पे नहीं लेके जाना, अदालतों में नहीं लड़ना मुकदमा लड़ना है मीडिया के महाज पे। ये जो हमारा मीडिया है, वहां बैठ के जब ये जंग लड़ी जा रही थी, जिस तरह से राना शमीम साहब का बयान आया था, तो किस तरह से हमारा ये जो पूरे का पूरा मीडिया हाउस था, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं कोई इनकलाब आ गया। अब जिस वक्त ये चीजें सामने आ रही हैं तो अब मीडिया खामोश है। हाँ जी। अच्छा देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात सलमान के नवाज शरीफ साहब के घर में हुआ, वहाँ पे ये सीलबंद हुआ और जो ज़मीर 3 साल बाद जागा था राना साहब का, वो उन्होंने लिफाफे में अपना ज़मीर बंद करके और रख दिया। अब वो ज़मीर उड़ के सहाफ़ी तक कैसे पहुंचा? अगर वो ज़मीर 3 साल बाद जो जागा था और वो लिफाफे में बंद हो गया था,
तो वो उड़ के सहाफ़ी तक कैसे वो कहते हैं कि मैंने सहाफ़ी को दिया ही नहीं, वो कहते हैं मैंने सहाफ़ी को दिया ही नहीं, तो फिर सहाफ़ी के पास कहाँ से चला गया? ये सहाफ़ी के पास वहां से गया जहां बैठकर ये इस पर दस्तखत हुए, जहां नोट वहां से हुसैन नवाज दफ्तर से जो है अब वो सहाफ़ी को लीक किया गया। अब दूसरी चीज़ ये कि जब हम अपने प्रोग्राम में कोई बात करते हैं किसी सहाफ़ी की या मीडिया के लोगों की कि जी वो इस तरह डंडी मार रहे हैं, तो बहुत सारे दोस्तों को बुरा लगता है। अब मिसाल के तौर पे कामरान शाहिद साहब ने अपने प्रोग्राम में 2-3 दिन पहले बड़ी शदीद तनकीद की और पीटीवी के हवाले से, और वहाँ वन साइडेड प्रोपेगेंडा तो कम बल्कि गुस्से में बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने प्रोग्राम रोक के 10 मिनट, मैंने पहली दफ़ा देखा एथिक्स के ख़िलाफ़ एक एंकर ने मेहमानों को कहा आप चुप हो जाएं और पहले मेरी बात सुने, और उन्होंने खुद एक एंकर की जगह एनालिस्ट के तौर पे जाके बोलना शुरू किया। बोले वो अच्छा बोलते हैं, प्यारे हैं, खूबसूरत हैं, वो अच्छा लगता है गुस्से के अंदर जब वो बोलते हैं, जब वो पीछे ऐसे करके जाते हैं, अच्छा आई लाइक इट, वो मुझे पसंद है उनका अंदाज़, वो जो पीछे ऐसे जाके करते हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हमने अपने प्रोग्राम में पीटीआई पे तनकीद की और शदीद तनकीद की। केपी के जब में हुआ हमने शदीद तनकीद की। लाहौर में जब इलेक्शन वाला इशू हुआ तो हमने नाम लेके, लोगों के नाम लेके तनकीद की। पंजाब में पीटीआई का जो तंजीमी स्ट्रक्चर है उस पर हमने बड़ी खुलकर 2 दिन पहले बात की है। फिर हमने पीपल्स पार्टी के तमाम कायदीन को अपने प्रोग्राम में लिए, मुस्लिम लीग नून के तमाम कायदीन को अपने प्रोग्रामों में लिए, इवन जेयूआई के लीडरशिप को अपने प्रोग्रामों में लिए, एमक्यूएम के लीडरशिप को प्रोग्रामों में लिया। हमने तो अपने प्लेटफॉर्म को ओपन रखा हुआ है और उसमें ओपनली बात होती है। हमने तो कहीं किसी पे कोई वो नहीं की। दूसरी चीज़ ये कि जिस पे उन्हें गुस्सा था मरियम साहिबा की, जो वो ऑडियो थी कि देखा मैंने कैसे मैनेज किया दुनिया टीवी और जियो को और कैसी वायताई फेरी, उसमें हमने तो ये कहीं नहीं कहा कि वो मीडिया मैनेज हुआ या नहीं हुआ। हमने तो नहीं कहा, ये तो हमने कहा कि मरियम ये कह रही है। हमने ये तो नहीं कहा कि जी, हम ये तो नहीं कहा कि दुनिया भी मैनेज हो गया था और जो भी मैनेज हो गया था, ये तो नहीं कहा। ये तो मरियम कह रही है कि मैंने मैनेज किया। हमने ये बात जरूर कही थी कि हमने तो मरियम नवाज की जो सलाहियतें थी मीडिया को मैनेज करने की, उसको उस पे बात की ना, ठीक है। तो हमने तो कहीं किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। दूसरी बात यह कि डेफिनेटली दुनिया टीवी एक बहुत बड़ा ग्रुप है और बड़ी अच्छी जिम्मेदारी से वो अपना रोल प्ले कर रहा है, पाक कौमी इश्यूज़ के ऊपर बात करता है। सो हमारा को किसी के साथ पर्सनली, हमने तो मरियम की बात करते हैं। अगर वो किसी को बुरी लगती है तो भाई अब हम किसी की ख्वाहिशों के ऊपर तो प्रोग्राम नहीं करेंगे। हमने तो सच की बात करनी है, जो सच है। उसी प्रोग्राम में अली मोहम्मद जो है, ये जो पीटीआई के एमएनए थे, उन्होंने सवाल ये पूछा था उनसे बुनियादी तौर पर कि ये जो मरियम ने कहा है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने गुस्सा सारा जो है वो पीटीवी पे निकाल दिया और एक इस अंदाज से गुफ्तगू की जैसे लगता था कि बड़ा मुश्किल मसला उनके लिए खड़ा कर दिया गया है। तो ये एक खास एंगलिंग होती है जहां पर बैठ के आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है, आप उसका सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा जो है ना वो दूसरे इदारों के। भाई बात ये कि मैंने अब आफ्ताब बाजवा साहब लाइन पे उनसे बात करनी है, वो बस इतना ही मैं तो कहूँगा कि यार आपकी अदाओं पे हमें तो प्यार आता है और हमारे प्यार पे आपको गुस्सा आता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो, हम तो एथिक्स की बात कर रहे हैं और हमने तो कहीं ये नहीं कहते कि जी कौन सा मीडिया यूं हो गया यूं। हम तो कह रहे हैं मरियम ये कहती है, मरियम साहब अपनी पोजीशन की वजाहत कर देंगे, उनके कोई दोस्त तो कोई मसला नहीं है। आफ्ताब बाजवा साहब हमारे साथ लाइन पे माहिर कानून है, आइन के माहिर हैं, मैंने कहा जरा उनसे बात करें। बाजवा साहब अस्सलाम वालेकुम। ये जो अभी क्या कहते हैं बयान हल्फी सामने आया है सर, और ये जो ड्रामा सामने आया है, उसके बाद इस बयान हल्फी की कानूनी हैसियत क्या रहती है सर? देखिए, ये जो राना शमीम साहब का जो है ना एफिडेविट, जिसके बारे में वहाँ का जो नोटरी पब्लिक है जिसने अटेस्ट किया है, वो कहता है कि मैंने नवाज शरीफ साहब के घर जो है वो बैठ के किया था, वहाँ पर बहुत सारे दूसरे अफराद भी मौजूद थे। तो मैंने वहाँ पे राना शमीम साहब से जो है उनकी शिनाख्त लेके मैंने उसको जो है वो उसको तस्दीक किया था और उसके कंटेंट्स का मुझे भी सही इल्म नहीं है। ये बात तो साबित हो गई कि नोटरी पब्लिक को नवाज शरीफ के घर बुलाकर वहां पे राना शमीम मौजूद थे, जहां पे बैठ के ये एफिडेविट तैयार किया गया है। ये एक ऐसा ही बयान हल्फी है जैसे 31 खत एक पनामा लीग के अंदर आया था। मैं समझता हूं कि ये उससे भी खतरनाक होगा, शरीफ फैमिली के लिए इंतहाई खतरनाक होगा, क्योंकि इस तरह की जेलसाजी जो पकड़ी गई है, इसका नतीजा जो है जब कर अदालत में इनकी अपीलें सुनी जाएंगी
तो ये सारी बातें सामने आ जाएंगी कि ये अदालतों को ब्लैकमेल और हरासा करने के लिए इस तरह के एफिडेविट तैयार करते रहे हैं और करते रहे हैं। और भी जिस तरह वो कैप्टन सफदर कह रहे थे, अभी सेमास्कोप भी फिल्में आएंगी। इसका मतलब ये है कि ये अपने आप को बचाने के लिए, अगर ये अरबों रुपए कमाते हैं तो कुछ में से खर्च भी करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अच्छा से ये बताइएगा कि क्या ये जो कानूनी पेचीदगियां पैदा हो रही हैं मियाँ साहब के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं? मैं ये समझता हूँ अब वो वक्त नहीं रहा मियाँ साहबान का। अब वो बुरी तरह फंसते जा रहे हैं और बुरी तरह फंस चुके हैं। अब उनका जो उन्होंने कोशिश की थी इसी का जो वीजा है इनका शायद एक्सटेंशन मिल जाएगी अपील के अंदर, लेकिन अब वो भी इनको शायद ना मिल सके, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने इसका नोटिस ले दिया हुआ है। लिहाजा वो अब जो है एफिडेविट इन्हें वो बिल्कुल बेकार हो गया और इनके खिलाफ अब जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। अच्छा सर ये बताइएगा, मियाँ साहब जो हैं वो उनके पासपोर्ट की मुद्दत ख़त्म हो गई है, तो अब वो क्या दोबारा वीज़े के लिए अप्लाई कर सकेंगे और क्या तरीक़ेकार का कानूनी पोजीशन क्या है? देखिए वहां से ये तो जो लंदन वाले हैं फौरन इनको निकाल देंगे जब उनकी अपील खारिज होती है। तो दूसरी बात एक ध्यान में रखिएगा कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अगर कोई भी पाकिस्तानी मुल्क से बाहर किसी भी मुल्क में कुछ जुर्म करेगा तो उसका जो मुकदमा है वो पाकिस्तान में दर्ज हो सकता है। जैसे डॉक्टर इमरान का मुकदमा अल्ताफ हुसैन वगैरह के खिलाफ रावलपिंडी में उसका ट्रायल हुआ था। बहुत शुक्रिया आफ्ताब बाजवा साहब। सलमान भाई, ये कल वज़ीर दाखिला साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की। पहले मैं चाह रहा हूँ एक रिपोर्ट देख लें, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। नवाज शरीफ साहब ने आना है, मैं अपनी जेब से उनको टिकट ऑफर करता हूँ, आज कराची आए। इतना सारा ड्रामा करके आप बीमारी का गए, अल्लाह आपको सेहत दे, और यकीनन सेहतमंद है क्योंकि किसी डॉक्टर को तो आपने दिखाया ही नहीं, सिवाय वहाँ से अदलिया पर वार करने के और पाकिस्तान की अजीम अफवाज के अजीम क़यादत पर बातें करने के, स्टेटमेंटें तैयार करने में आपने कुछ नहीं किया। 3 आपके ख़ानदान के लोग यहाँ मौजूद हैं, आप भी आ जाएं, बिस्मिल्लाह करें। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पाकिस्तान आना चाहे तो उन्हें 24 घंटों में वीजा जारी होगा और टिकट के पैसे मैं अपनी जेब से दूंगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि ये बीमारी का ड्रामा करके बैरून मुल्क है, लेकिन किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। ये लोग GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार हैं। इन लोगों ने वहाँ जाकर टार्जन बनने की कोशिश की लेकिन ठुस हो गए। शहबाज शरीफ से मुतालिक सवाल पर वजीर दाखिला का कहना था कि शहबाज शरीफ ने कहा कि हमारा हाथ और उनका गिरेबान होगा। आप अपनी शक्ल देखें, आप जैसी करप्शन किसी ने नहीं की है, आप जैसे चोर हमारे गिरेबानों में हाथ नहीं डाल सकते। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी जनाब हमारा हाथ होगा और इनके गिरेबान होंगे। शक्ल देखें आप अपनी। दुनिया में जितनी बड़ी करप्शन के प्रूव आपके खिलाफ हैं, दुनिया में किसी शख्स के खिलाफ नहीं है। आप जैसे चोर हमारे गिरेबानों पे हाथ नहीं डाल सकते हुजूर। कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। वजीर दाखिला का कहना था कि शरीफ और जरदारी दोनों खानदान करप्ट हैं और वजीर आजम इमरान खान आखिरी सांस तक करप्शन ज़दा सियासत के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। आसिफ जरदारी साहब ने कहा मैं लाहौर में टेंट लगाने लगा। आसिफ जरदारी साहब, आपके और मेरे टेंट के उखड़ने का टाइम आ गया है और अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान जा रहा है तो वो कहीं नहीं जा रहा। वो आखिरी सांस और आखिरी लम्हे और आखिरी वक्त तक इस करप्शन ज़दा क़यादत के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहेगा। उन्होंने वाजे किया है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट एक सफ़े पर हैं। मैं खालिद साहब पहले आपसे करूँ, सलमान साहब मैंने आपसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात पूछनी है। खालिद साहब, शेख साहब हैं और शेख साहब टिकट की ऑफ़र कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब सोचा कहा जाता है कि अब सोच समझ के खर्चते हैं पैसे, लेकिन टिकट की ऑफ़र कर रहे हैं। ऐसा इसका मतलब ये है कि मियाँ साहब का आना और वो ज़रा मुश्किल है। मुझे वो कह रहे हैं आमिर कियानी साहब हमारे साथ लाइन पे, ज़रा उनसे बात। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। अच्छा सर, मैं बात तो हम कर रहे थे मियाँ साहब के वाले से, लेकिन चूंकि आपको एक अहम जिम्मेदारी दोबारा दी गई है तो मैंने कहा मैं पहले इस हवाले से आपसे थोड़ा सा ले लूं। सर, ये जो नई तंजीम साजिश आ रही है, अब इसमें सारा स्ट्रक्चर नया आएगा सामने? कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैं, लेकिन उसकी ज़ाहिर कमेटीज बन गई हैं और आज भी मीटिंग है इंशाल्लाह ताला। नहीं देखें, लोग तो ज़ाहिर पार्टी वर्कर्स हैं, वही आएंगे ज़्यादा, वही पहले भी थे, लेकिन अब ज़ाहिर है वो
आएंगे, लेकिन कुछ स्ट्रक्चरल चेंज जो होगा थोड़ा बहुत, तो वो इंशाल्लाह ताला इन हफ्ते के अंदर डिसाइड हो जाएगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो स्ट्रक्चर चेंज होगा, इसमें जो नजरियाती वर्कर हैं, पुराने कारकुन जिनके गिले शिकवे हैं, उनको भी जगह मिलेगी, उनको भी मर्ज किया जाएगा? देखिए, पहले तंजीमों में एक्चुअली वर्कर बहुत ज्यादा थे, बल्कि इतने तो MNA MPs या मिनिस्टर्स की वजह इतना वो नहीं होता, लेकिन ये एक इंक्लूसिव होगा सारा। जाहिर है कि आपने जब इलेक्शन लड़ना चाहिए, जो लोग इलेक्ट होके आए हैं, मतलब मैं भी इलेक्ट होके आया हूँ, तो मैं भी 26 साल पुराना हूँ, तो मैं भी वर्कर हूँ, बेसिकली तो मैं वर्कर हूँ। पार्टी से तो ये लोग इलेक्ट होके आते हैं, लेकिन होते सारे वर्कर हैं, लेकिन वर्कर ऑब्वियसली जो ग्राउंड पे भी लोग मौजूद हैं उनको ज्यादा अकोमोडेट किया जाएगा, और पहले भी किया गया था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है ना वो ज्यादा डेवलप करने का मकसद हमारा ये था, ज्यादा एक आपस में ना एक इंटरेक्शन हो और सब अपनी जिम्मेदारी अकॉर्डिंगली बांटें इसको। ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे कि बल्दियाती इंतखाबात KPK की जो हैं, उसके बाद ये एक इनकलाब आया और इमरान खान साहब ने ये इतने बड़े स्टेप्स लिए, तो आप समझते हैं कि ये जो आने पंजाब का बल्दियाती इंतखाब है और KPK का दूसरा मरहला है, उसको सामने रख के भी तंजीम साजी की जाएगी? देखिए, उसको तंजीम साजी तो कर रहे हैं, जाहिर है जब पार्टी के अंदर तो एक पुरानी पार्टी है जिसका हमेशा जो फोकस रहा है वो तंजीम पे रहा है, तो इंशाल्लाह ताला ये मकसद ही है कि मजीद इसको फाल किया जाए और ज्यादा एक्टिवली इसको लोग पार्टिसिपेट करें। और बेसिकली वो खान साहब का हमेशा से एक मौक़िफ़ जरूर रहा है कि औलाद और मफाद की सियासत नहीं होनी चाहिए। तो खान साहब को तो आपको पता ही है, हमारा लीडर, तो मैं तो नहीं की बात करूंगा, कभी उनको अपनी फैमिली या कोई बंदा आगे नहीं, तो ना उनकी मफाद है कोई और ना औलाद की सियासत को करते हैं। बहुत शुक्रिया। मेकानी साहब हमसे बात कर रहे थे। कल साहब, मैं फिर वही सवाल करता हूँ कि अगर शेख साहब टिकट की ऑफ़र कर रहे हैं तो इसका मतलब है उन्हें ये पता है कि वो पैसे ज़ाया नहीं जाएंगे, वो आएंगे ही नहीं मियाँ साहब। देखिए, शेख साहब को यकीन है और इसकी जो इस हवाले से जो इंसार अब्बासी साहब हैं, आपको पता है उनकी नून लीग के अंदर बड़ी रूट्स हैं और नून लीग के हवाले से हमेशा बड़ी खबरें देते हैं, तो मुझे तो लगता है कि शेख साहब ने जो नवाज शरीफ साहब को ऑफ़र की है टिकट देने के लिए, वापसी के लिए, उसमें शायद आज ये खबर उनकी पढ़कर मुझे लगता है कि इंसार अब्बासी साहब उसमें एक रुकावट जो है वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इंसार अब्बासी साहब ने नून लीग के ज़राए के हवाले से जो है वो खबर दी है कि जिस किस्म की, जिस तरह की तारीखें नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए दी जा रही हैं, वो उन तारीखों के मुताबिक पाकिस्तान फिलहाल नहीं आ रहे। और दूसरा, उसके साथ जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो भी मुज़ाकरात जब मामला चल रहे हैं, कोई बराह रास्त, उन्होंने इसकी भी नफ़ी की है कि कोई बराह रास्त मामला उस तरह उनके नहीं चल रहे। लेकिन मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए बाहर गए थे, उनको पाकिस्तान वापस आना चाहिए। और लेकिन जिस तरह की नून लीग की क़यादत ने जो क्यास हराइयों का उनकी वापसी के हवाले से जो माहौल पाकिस्तान की सियासत में राणा साहब पैदा किया है, कि उसमें तो ऐसे जो है वो बताया जा रहा है जैसे डील हो गई है, मामला तय हो चुके हैं, नून लीग इक़्तिदार में आने वाली है। तो ऐसा जो है, इस तरह की जो है चीज़ें जो हैं, इनकी इंसार अब्बासी साहब ने भी नफ़ी किया। और दूसरा, मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान में अभी इमरान खान का पाकिस्तान की सियासत में कोई मुतबादल नहीं है, वो मौजूद नहीं है। और क्या ये मुतबादल जो अदारों की शख्सियात को निशाना बनाते हैं और जो उनका नाम लेकर जो है उनको हदफ बनाते हैं, नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज, क्या वो उनका मुतबादल हो सकते हैं? ऐसा कथन जो है वो ठीक है, नहीं, मेरी बात सुन, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात शेख साहब ने की, उन्होंने कहा कि ये कोई जो इदारे होते हैं, ये पॉलिसियाँ ऐसे नहीं बनाते कि 1 मिनट बाद ही बच्चों की लड़ाई है, अभी आपसे मेरी सुलह है, आपसे लड़ाई, वो एक जाहिर एक विजन लेके और अगले चैलेंजेस को सामने रख के, वो जियो पोलिटिकल सूरत हाल को सामने रख के वो एक पॉलिसी बनाते हैं, जो बड़ा कल शेख साहब का जुमला बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए सर, बात यह है कि जहाँ तक डील का ताल्लुक है और नवाज शरीफ साहब की वापसी का ताल्लुक है, ये दोनों बातें जो है सिर्फ मीडिया ब्रिगेड जो है ना वो बड़े शानदार तरीके से मीडिया के अंदर फैला रहा है। लगता यह है कि इनकलाब सिर्फ मीडिया के अंदर आया है, बाकी कहीं पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। एक बात तो ये। दूसरी बात, आप देखिए जरा, PMLN से ये कहें कि नवाज शरीफ के वापसी के ऊपर पहले खुद तो मुत्तफिक हो जाए कि उनको लाना भी है या नहीं लाना। यानी राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस ना आए, यहाँ हालात आपके लिए साजगार नहीं है।
मरियम कहती हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं आएंगे जब तक इदारे उनके साथ इंसाफ करने की यकीन दहानी ना करा दें। अच्छा, इनको जो अयाज सादिक साहब कहते हैं कि मैं जाऊंगा वो मेरे साथ चलकर आ जाएंगे, इतने मशरा माशाल्लाह अयाज सादिक साहब बालिग हो गए हैं कि वो उनके कहने पर वापस आएंगे, यानी उनसे पूछ के गए थे, अब उनके कहने पर वापस आएंगे। बात ये, अच्छा इसी तरीके से ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं, राना तनवीर साहब क्या कह रहे हैं, एहसन इकबाल क्या कह रहे हैं, साद रफीक साहब ने क्या कहा? साहब ने कहा कि हमने अब हुकूमत आ रही है, इंतकाम नहीं लेना। अच्छा, अब ये सारी बातें बता रहे हैं, जाहिर करती हैं कि कोई नहीं आ रहे। वो ये सिर्फ एक प्लानिंग के तहत पूरे मीडिया के अंदर वो हाइप क्रिएट की जा रही है उस मुकदमे के कॉन्टेक्स्ट में। अगर वहां पर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आ जाता है, जो उनकी अपील भी रिजेक्ट हो जाती है, तो फाइनली तो फिर उनको वहां से आना है ना। उससे पहले फिर वो माहौल बना दें कि नवाज शरीफ ये फैसला कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। एक बात, खुशी से आए, किसने उनको रोका है? वो तो दवाई लेने गए थे, अगर दवाई मिल गई है तो वापस आ जाए और आकर यहाँ पर अदालतों का सामना करें और जिस तरह की कानूनी महाज है वो सामना करें, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं है। मैं आपको बताऊं, बुनियादी तौर पर मैं एक और चीज बता दूं, जो डील की बातें हैं, देखिए आपने भी उस दिन प्रोग्राम में इंडिकेट किया था, ये बातें एस्टैब्लिशमेंट पे बराह रास्त अटैक होती हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय हो गए। और जो जर्नलिस्ट ये बातें कर रहे हैं, इसमें खुद एस्टैब्लिशमेंट को भी अपनी पोजीशन जो है मैं समझता हूं वाज़ेह करनी चाहिए कि ये जो उनका नाम लेके जर्नलिस्ट हजरात भी और सियासी लोग भी इस तरह से सोसाइटी के अंदर एक इंतशार पैदा करते हैं जैसे सब चीजें तय हो रही हैं। और जैसे शेख रशीद साहब ने कहा कि इदारे एक पॉलिसी के तहत चलते हैं, यहां लगता है कि रोजाना की बुनियाद पे मीडिया तय करता है कि पॉलिसी क्या हो रही है। बिल्कुल राणा साहब, देखिए कि लगता नहीं कि नून लीग की जो पाकिस्तान के अंदर जो क़यादत मौजूद है उसने ये डील का जो मामला है इसको ज़्यादा ओवर प्ले लगता है किया है। और दूसरा, इससे जो नून लीग का और नवाज शरीफ साहब का नून लीग की क़यादत का जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, तो क्या उस बयानिए को इस तरह की जो बातें नून लीग कर रही है डील की, उससे नुकसान नहीं पहुंचा? अच्छा देखें हुआ क्या ये सलमान की एक बात बिल्कुल ठीक है कि अब वहाँ लंदन में ये फैसला होना है कि उनकी दरख्वास्त का क्या बना। अगर वो हो जाती है तो उन्होंने वापस आने ही आना है। अब वो आने के लिए उन्होंने एक माहौल बनाया कि जी वो इनकलाब लेने वापस आ रहे हैं। जो इनकलाब वो यहाँ छोड़ गए थे ना, वो मेडिकल स्टोर से यहाँ से नहीं मिला था, वहाँ से मिला था। दूसरी चीज़ ये कि शुरू में थोड़ी सी हुकूमत भी डिफेंसिव हुई और ऐसा माहौल लगा जैसे वज़रा डर गए और डिफेंसिव हो गए कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा। उसका नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम लीग नून एक स्टेप और आगे आ गई, यानी जो मीडिया में गेम चल रही है वो एक स्टेप। जब वो आगे आ गए तो अचानक हुकूमत ने वज़रा ने वो एक नया पैंतरा बदला कि आ जाएं, हम तो वेट कर रहे हैं, हम तो तैयार हैं। उधर से शेरी मजारी ने कह दिया, उधर से असद उमर साहब ने कह दिया, उधर शेख वो कहा आ जाए, जेलें तैयार हैं, वो ये वो ऐसा लगा कि जैसे किसी को घेर नहीं लेता बंदा उस तरह। अब वो बुखलाहट का शिकार हो गए कि अब ये हम क्या करें। मैं ये समझता हूँ खालिद साहब, बड़ी दिलचस्प मैं आपको बात बताऊं, पिछले दिनों खालिद साहब मैं 2-3 ऐसे जर्नलिस्टों के साथ बैठा हुआ था जो नवाज शरीफ साहब के कैंप में बड़े एक्टिव हैं, बड़े सरगर्म हैं, मिलते हैं। अब मैं नाम भी ले लेता हूँ, सलमान गनी साहब के साथ। अच्छा, बात ये है कि मैं उनसे ये कह रहा था कि अगर ये डील की बातें दुरुस्त हैं, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए डील की बातें दुरुस्त हैं, तो सबसे पहले तो फिर आप कौम से माफी मांगे जो नवाज शरीफ साहब को आप एक जमहूरियत पसंद, बयानिए की जंग, वोट को इज्जत दो, पार्लियामान की बालादस्ती की बातें कर रहे थे। ये नवाज शरीफ साहब ने आपकी बातों से हटके कौन सा रास्ता इख्तियार कर लिया और वो जाके एस्टैब्लिशमेंट से डील कर रहे हैं। सही, एक ब्रेक ले लूं जी, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं और फिर पूछेंगे कि मियाँ साहब तो जमहूरियत के चैंपियन और इनकलाब लाने के लिए आए हुए हैं, तो फिर जमहूरियत पे ये नया शबखून मारने के जो ख्वाब हैं ये क्यों देखे जा रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करते हैं। ये शाहरा है ताकत की, ये शाहरा है इक्तिदार की, पार्लियामान की, अदलो इंसाफ की। यहाँ होते हैं मेरी और आपकी किस्मत के फैसले, कभी तनकीद बराए तनकीद तो कभी तनकीद बराए तामीर। कल के दुश्मन आज के दोस्त, कल हो हलीफ तो आज हरीफ। अब होगी हर फैसले पर नजर, हर जोड़ तोड़ पर बात, हर कानून साजी पर बहस, मुस्तकबिल पर सवालात, बेबाक और गैर जानिबदाराना। मैं मोना आलम लाऊंगी आपके पते की बात, स्ट्रेट फ्रॉम शाहरा-ए-रसूल।
जी वेलकम बैक। और हम बात करेंगे पीटीआई की नई तंजीम साजी, क्या मतलूबा जो नताइज हैं वो बरामद हो सकेंगे। खालिद साहब, अभी कियानी साहब ने तो कहा कि हम जो नई क़यादत लेके आ रहे हैं ऑलमोस्ट वही होगी, जाहिर है वो दो लोग ही हैं, लेकिन क्या समझते हैं कि जो इनका टारगेट है पीटीआई का वो पूरा हो सकेगा? राणा साहब, ये जो नई क़यादत आई है इसमें एक बड़ी तब्दीली है। वो ये है कि जो पहले तंजीमी ढांचा था वो उसकी हुकूमत के अंदर कोई ओनरशिप नहीं थी, और ये नया जो ढांचा दिया जा रहा है इसमें आप देख रहे हैं कि जो पंजाब के सदर शफकत महमूद साहब को लगाया गया, फेडरल मिनिस्टर हैं, असद उमर साहब सेक्रेटरी जनरल फेडरल मिनिस्टर हैं, खुसरो बख्तियार साहब जो है फेडरल मिनिस्टर हैं। तो इस तरह एक कोशिश की जा रही है कि अली ज़ैदी सारे जो हुकूमत की तरफ से जो पार्टी तंजीमें हैं उनको एक ओनरशिप दी जाए। और जब देखिए कि अगर शफकत महमूद बतौर वफाकी वजीर और पंजाब के सदर सियालकोट के दौरा पर जाएंगे तो वहाँ DC भी आएगा, वहाँ DPO भी आएगा, वहाँ दीगर जो ब्यूरोक्रेसी के जो अफसरान हैं, इंतजामी अफसरान हैं, वो भी आएंगे, और कारकुनों के एक मसाइल के हल की तरफ जो है वो भी एक जो है वो कोशिश है। इसमें थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि सारे जो ओहदेदारान इलेक्ट हुए हैं या इनको नामजद किया गया, ये सारे वुज़रा हैं जैसे आपने कहा है। अब सवाल ये है कि वो वजीर भी रहेंगे और साथ साथ अपना पार्टी भी चलाएंगे, तो ये खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यानी अपनी वजारत की तरफ भी तवज्जो देना और पार्टी की तंजीम साजी की तरफ भी तवज्जो देना, ये मुझे ज़रा लगता है कि मुश्किल मरला। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ जैसे परवेज़ खटक साहब की वापसी हुई है, मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। परवेज़ खटक साहब ये कैपेबल है और वो परवेज़ खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त डेफिसिट है उसको फिलफिल करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इसी तरीके से साउथ पंजाब में जो बिल्कुल एक अलग स्ट्रक्चर करके खुसरो बख्तियार को जिम्मेदारी दी गई है वो भी ठीक है, क्योंकि साउथ पंजाब में एक बड़ा जिसे कहते हैं तब्दीली आएगी और वहाँ कुछ लोग अपनी वफादारियों के बारे में कहा जा रहा था, तो मुझे लगता है कि खुसरो बख्तियार की सिलेक्शन भी दुरुस्त है। पंजाब में अलबत्ता शफकत महमूद के लिए चैलेंज है कि जो सेंट्रल पंजाब है उसको वो कैसे बेस करते हैं, ये देखना होगा। कासिम सूरी की सिलेक्शन भी मैं समझता हूँ बहुत बेहतर है। तो मुझे लगता है कि ये तंजीम साजी आई है, लेकिन ये एक चैलेंज होगा पीटीआई के लिए कि जिस बुनियाद पे तंजीम साजी को तब्दील की गई है उसके मतलूबा नताइज वो कैसे हासिल कर सकते हैं। अच्छा, रोजनामा डॉन का आज इदारिया भी इसी पे है, और मैंने पढ़ा है इदारिया, मैं पढ़ता तो नहीं हूँ, आप मुझे पॉइंट्स बना के देते हैं, मेहरबानी आपकी। तो उसमें भी इसी बात को डिस्कस किया गया और उन्होंने ये जो इदारिया में कहा है कि जो पीटीआई की जो शिकस्त की वजह थी उनका वो तंजीम साजी नहीं थी बल्कि कुछ मुआशी मसाइल हैं जो जिसकी वजह से गवर्नेंस के इशू भी थे। और फिर ये कि हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए महंगाई के खात्मे के ऊपर और मुआशी मसाइल तंजीम साजी के साथ साथ, तो एक अच्छी तजवीज़ है और ऐसे ही है। और यही वजह है कि वो जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इतना बड़ा एक पैकेज लेके आ रहे हैं वो इसीलिए है ताकि लोगों तक जो थोड़े से मुश्किल हालात हैं उसमें हुकूमत की जो है वो पहुंच सके। एक बड़ा मसला इसमें यह भी पैदा हुआ था कि जो पहले तंजीमी स्ट्रक्चर था उसमें ज़्यादातर वो लोग थे जो पिछले 2018 के इंतखाबात में जिनको टिकटें नहीं मिली थी और वो उम्मीदवार थे। उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर जो मकामी अरकान कौमी और सूबाई असम्बली थे और टिकट होल्डर थे उनके खिलाफ इन्होंने एक महाज वहाँ पर खड़ा कर दिया और जो इख्तलाफात थे ग्रुपबंदी थी उसको ज़्यादा जो है वो अरूज मिला। बिल्कुल ठीक है। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी मनाई जा रही है जी, और खालिद साहब मैं चाहता हूँ कि कुछ जुमले इस हवाले से कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी अपने 5 साल में मोहतरमा के कातलों को बेनकाब नहीं कर सकी। 5 साल रहने के बावजूद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के असल जो गोशे थे वो सामने नहीं ला सकी। तो ये जो वो कहते हैं बिलावल मासूम हमारे भांजे कहते हैं कि जी मोहतरमा के कातिल यूँ और जरदारी भी कहते हैं, तो ये 5 साल ये खुद क्यों नहीं निकाल सके सामने? देखिए राणा साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत जो है वो बहुत बड़ा एक सानहा था और वो बैन अल-क़ौमी सतह पर वो एक लीडर थी और आलम इस्लाम में वो पहली ख़तून जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म थी। उनके पास एक बड़ा एक विजन था, लेकिन उनकी शहादत से जो है जिस तरह पाकिस्तान की कौमी सियासत को एक नुकसान पहुंचा, उसी तरह पीपल्स पार्टी को भी जो है बहुत बड़ा एक नुकसान का सामना करना पड़ा। जिसको हम कहते थे चारों सूबों की जंजीर, वो अमलन बेनज़ीर भुट्टो चारों सूबों की जंजीर थी और उनकी शहादत से ये जंजीर जो है ये टूट गई है। और आगे अब देखिए कि जो पीपल्स पार्टी उनकी शहादत की वजह से इक़्तिदार में आई,
लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद उनके कातलों को मंत की इंजाम तक पहुंचाने में पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है अब वो नाकाम रही। आज भी देखिए कि रहमान मलिक साहब की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें जो है वो उनके जो कातिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की गई है। तो भाई आप वज़ीर दाखिला थे तो आपने अपने दौरे हुकूमत में इस पर अमल दरामद क्यों ना किया, क्यों इंतकाम ना लिया, क्यों असाब जो है अब वो आपने ना लिया। और आगे देखिए कि आज क्या हुआ कि जनाब आज मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आज बरसी है और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है अब वो बरसी में शिरकत करने की बजाय वो जोड़ तोड़ के लिए अचानक जो है आज खबर अखबारात में शाया हुई है तो वो इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। और तो वो देखिए कि इसमें जो है पीपल्स पार्टी की क़यादत की जो आगे की तरजीहात हैं अब वो भी हमें नजर आती हैं कि वो क्या है। ठीक है सलमान, चूंकि आज शफीक साहब नहीं है तो खालिद साहब उनकी भी बारी पूरी ले लें तो अच्छी बात है, उनका भी मौका जो है वो सामने आ रहा है। और आज इसी वजह से आप दूसरे पर इतराज नहीं कर रहे। हाँ नहीं, वो इसलिए नहीं मैं कह रहा। लेकिन सलमान जो भुट्टो ख़ानदान का एक फ़लसफ़ा है जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगी और बाद में साबित हुआ कि वो उनके इस फांसी के अंदर और भी बहुत सारी वजूहत थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई तो जो भुट्टो ख़ानदान का फ़लसफ़ा शहादत है उससे तो जरदारी साहब बिल्कुल यू टर्न लेके किसी और तरफ जा चुके हैं। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पीपल्स पार्टी ने जो स्ट्रगल की है और उसमें भुट्टो साहब का और फिर खासतौर पे बेनज़ीर भुट्टो का जो रोल है उसको तो रिकग्नाइज हर सतह पे किया जाना चाहिए अपनी अपनी सियासी पोजीशन से बालातर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो एक बड़ी डेमोक्रेट लीडर थी और उन्होंने बड़ी अच्छी मिसालें कायम की पाकिस्तान की सियासत में। अनफॉर्चुनेटली ये जो वायलेंस कल्चर है वो उसका एक शिकार हुई और जिस तरह से उनको निशाना बनाया गया ये पाकिस्तान नहीं, जैसे इन्होंने कहा पूरी आलमी पॉलिटिक्स के लिए कोई अच्छा साइन नहीं था। एक बात, अब सवाल ये है कि जो लेगेसी थी भुट्टो साहब की और बेनज़ीर भुट्टो की, अब सवाल ये कि क्या वो लेगेसी इस वक्त की जो पीपल्स पार्टी है और उनका जो बेटा है बेनज़ीर भुट्टो का वो या उनके खावंद को लेके चल रहे हैं। तो अब आप पीपल्स पार्टी के लोगों से पूछें, वो कहते हैं ये बेनज़ीर तो नज़रियाती सियासत करती थी, ये नज़रियाती सियासत का दौर नहीं है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट से जोड़ तोड़ का दौर है, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे मामला तय करने चाहिए। और जरदारी देखिए ना कितने बड़े सियासी जादूगर हैं, वो समझते हैं इन चीज़ों को लेके चलना। तो उन्होंने पीपल्स पार्टी को एक तो सिंध तक महदूद कर दिया, बाकी तीनों सूबों में भी KPK के बल्दियाती नताइज आपने देख लिए, पंजाब के नताइज आपके सामने हैं, बलूचिस्तान में वो कहाँ खड़े हैं और सिंध के अंदर भी वो सिर्फ जो सिंध का दही इलाका है वहां पर मजबूत है। जो सिंध के शहरी इलाके हैं कराची हैदराबाद वहां आपको पीपल्स पार्टी उस तरह से नजर नहीं आती। तो उन्होंने तो सुकेड़ दिया और वो बड़े वाज़ेह तौर पे उन्होंने कह दिया कि वो एस्टैब्लिशमेंट से मिलकर खेलना चाहते हैं। आज की भी सुर्खी लगी हुई है अखबार में कि वो एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, एस्टैब्लिशमेंट से मामला तय करना चाहते हैं। पहले भी उन्होंने कहा कि जी मैं तो लेके चलना चाहता हूं। तो मुझे लगता है ये पीपल्स पार्टी जो आज की पीपल्स पार्टी है ये बेनज़ीर की पीपल्स पार्टी और भुट्टो की पीपल्स पार्टी से जरा मुख्तलिफ जमात है। राणा साहब देखिए कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी, लेकिन इसके बावजूद वो एक अमली जिद्दोजहद के जरिए एक स्ट्रगल के जरिए उन्होंने सियासत के अंदर अपना एक मुकाम बनाया और बड़ी तकालीफ जो है उन्होंने इस जिद्दोजहद में जो है वो बर्दाश्त की। और हत्ता कि जो हमारी नून लीग की जो साबिक जो क़यादत थी उनकी तरफ से भी उनको हमेशा जो है वो हदफ बनाया गया, निशाना बनाया गया। लेकिन इसके बावजूद वो नवाज शरीफ के साथ जब वो जिला वतन थे तो उनके साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जो है उन्होंने साइन किया। बिल्कुल ठीक है। मैं समझ रहा था खालिद मुझसे सवाल करने जा रहे हैं तो मैं बड़े तवज्जो से मैं आपसे एक सवाल कर लेता हूं। एक चीज में दिलचस्प बात बताऊं, बाज़ औक़ात होता ही है कि प्रोग्राम का जो एंकर है ना वो सब समझते हैं कि इट्स अ वेरी इजी जॉब, लेकिन सवाल करना और छोटा सवाल करना एक आर्ट है और बड़ा मुश्किल है। तो मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ इसी बुनियाद पे। ये जो पीपल्स पार्टी है जिसने रोटी कपड़ा मकान के नाम पर गरीबों के अंदर एक शिद्दत पैदा की थी और एक उभार आया था पीपल्स पार्टी का, आज वो उभार जो है आपको क्यों लगता है कि बहुत पीछे चला गया? देखिए सलमान साहब, बात यह कि जो भुट्टो साहब की लेगेसी थी उसे बेनज़ीर ने मोहतरमा ने आगे बढ़ाया है और खालिद साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि उन्हें ये सब कुछ प्लेट में नहीं मिला था, उन्होंने स्ट्रगल की। और एक मैं समझता हूं कि नुसरत भुट्टो साहिबा और बेनज़ीर साहिबा
एक दुख की, एक तकलीफ की एक कहानी है। बिल्कुल ठीक। जिस लड़की ने छोटी सी उम्र में कमरे में बंद करके, उनके कमरे में चूहे छोड़ दिए गए, छिपकलियां छोड़ दी गई, वो सारा किया, फिर जरदारी के बेगम बनी, तो फिर एक गोद में बिलावल को, एक में बख्तावर को उठा के कई घंटे वो न्याब की अदालतों के बाहर खड़ी रहती थी। उनके सामने उनका जवान भाई शाहनवाज कत्ल हुआ, उनके सामने उनका भाई मुर्तज़ा कत्ल हुआ। सो वो एक तकलीफ की, एक दुख की कहानी है। लेकिन उस खातून ने अपने आप को इतना मजबूत रखा और मजबूत रख के उन्होंने अपने फ़लसफ़े को आगे बढ़ाया, यहाँ तक बढ़ाया कि वो खुद शहीद हो गई। और एक जुमला जो खालिद साहब ने कहा ना कि वो हम कहते थे चारों सूबों की जंजीर, वो विफाक पे हमला था। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत विफाक के ऊपर हमला था, क्योंकि हमें इस वक्त ज़रूरत है ऐसे क़यादत की जो चारों सूबों में मकबूल। अब पीपल्स पार्टी जाके बैठ गई है नोडेरो में, नून लीग बैठ गई है जाती उमरा में, ठीक है। तो एक हमें क़यादत ऐसी चाहिए जो चारों सूबों को लेके चले। सो हम ट्रिब्यूट दिया आज के प्रोग्राम में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को, और उनकी इस शहादत को हम समझते हैं कि मोहतरमा की जो जमहूरियत के लिए कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है। और उनका ये जुमला कि जमहूरियत से बड़ा इंतकाम कोई नहीं है, वो जरदारी साहब गलत समझे। वो जमहूरियत ला के इंतकाम किसी और तरह लेते रहे। भारत पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा क़यादत है, उनको भी अपना जो रवैया और सोच है उस पर नजरसानी करनी चाहिए। और बेनज़ीर भुट्टो की जो सियासत थी, नजरियात की सियासत थी, जो मौजूदा क़यादत जो है वो नजरियात पर चलने की बजाय अब एस्टेब्लिशमेंट की सियासत की तरफ देख रही है। एक मिनट में दोनों से चाहूंगा, ओआईसी कॉन्फ्रेंस जो है उसके ऊपर हसन अस्करी साहब का कालम है, आपने भी पढ़ा है, उसके अहमनाकात में चारों जल्दी से कर दें ताकि प्रोग्राम बड़ा मुख्तसर सा तबसरा उसके ऊपर यह है कि उन्होंने कहा है कि जी इस वक्त आलमी दुनिया वो अपना रोल प्ले करे अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किसी बड़े बुरहान को जन्म देने से पहले, अगर वो वहाँ पर लोगों की माली मदद कर दे और वो मैकेनिज्म डेवलप कर दे जिससे उनको इमदाद मिल सके अफगानिस्तान को, तो ये बहुत बड़ी आखिरी 30 सेकंड तक कल नहीं सुन लीजिए, कल मिनी बजट पेश होगा, हुकूमत का भी इम्तहान है, अपोजिशन का भी इम्तहान है। देखिए IMF के साथ पाकिस्तान का जो हुकूमत पाकिस्तान का मुआहदा हुआ है, उसके तहत 12 जनवरी से पहले जो है ये स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी और दूसरा ये जो 350 अरब रुपए की सेल टैक्स में जो एग्जेम्पशन वापस लेने का बिल है, इसकी मंजूरी जो है वो जरूरी है। उसके बाद फिर हमें $1 अरब की जो किस्त है वो मिलेगी। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है जी, और हमें उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आपके लिए दुआ नहीं कर सका, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें लेके आए। टॉप ट्रेंड भी ब्लैक डे था मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के हवाले से, और पूरी कौम मोहतरमा को याद करती है, क्योंकि जमहूरियत के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। काश मोहतरमा की अपनी जमात भी इस बात को समझे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो दोनों का फ़लसफ़ा ये था कि हमने चोर दरवाजे से या अंधेरे रस्तों से नहीं आना, जमहूरियत के ज़रिए आना। पीपल्स पार्टी की शनाख्त ये थी, लेकिन भटक गए। अल्लाह सबको राह रास्त पे लेके आए। कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।